Good evening, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022 under the mentorship of our Guruji Dr. Liaquat Namole sir. So friends, as you all know, we are celebrating this March month as Women's Month special, and we have learned in the last lecture with Dr. Neelam Madam the simplification of homeopathy. So today we have again one more vibrant speaker from Punjab again, Dr. Promila Nehra Madam. So here is a little introduction about Madam. Madam has passed her medical education from Lord Mahavira Homeopathic Medical College, Ludhiana, Punjab. She runs her own clinic, that is Nehra Homeo Clinic. She has founded and president of the group, that is DARE. She was working in an allopathic hospital as a homeopathic consultant, first in Raghunath Hospital and now in Durga Mandir Hospital. So friends, Promila Madam has command over pathological cases. She deals with more pathological cases. So let us learn today with Madam this aspect of homeopathy. So let us welcome with a huge round of applause. Welcome, Dr. Promila Madam. Over to you, Madam. Welcome, Pavleen. And one more thing you forgot to add, beta. Last Thursday was my elder sister. This Thursday is my younger sister, my dashing sister, Mummy. Yes. Welcome, Mummy. थैंक यू लियाकत भाई, थैंक यू मानसी। आपके प्लेटफॉर्म पे जब भी आते हैं तो अच्छा लगता है। एक बात मानसी मैं करेक्ट करूंगी, मैं स्पीकर कभी नहीं बनी। मुझे नहीं आता कि किस तरह से रेडी करते हो आप लोग ये पीपीटीज ये वो। मैं जस्ट अपना नॉलेज जितना मुझे आता है वो शेयर कर रही हूँ। मैडम इज नॉट अ स्पीकर, मैडम डांटने वाली है। मैं स्पीकर नहीं हूँ। तो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना लाइफ का, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट रहा है। वो है कि मेरी लाइफ का एक प्राउड मोमेंट है। जिस तरह से वो डील करते हैं पेशेंट्स को और बात करते हैं, तो वही वर्ड्स वो एक्सपीरियंस शायद मुझे अट्रैक्ट भी करा। और कुछ मेरे जो मेंटोर हैं डॉक्टर रविंद्र कोचर, उनकी प्रैक्टिस भी ऐसे ही पैथोलॉजी डीप पैथोलॉजी केसेस पे थी। तो 6-7 साल उनके साथ रही, तो तब मैं देखती थी पेशेंट सीए और सीआरएफ के बहुत ज्यादा हम देखते थे। तो वो भी मुझे एक ना प्राउड मोमेंट लगता था कि हाँ एज अ होम्योपैथ हम कैसे डील करते हैं पैथोलॉजीज को, किस तरह से बीमारियों को समझते हैं और किस तरह से हम उनके अंदर एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑर्गन्स हमें मिलते हैं कि आपको गॉल स्टोन भी है, एंजियोमेट्रोसिस भी है, आपको यूटीआई भी हो गया है, तो हमको इसमें डील कहाँ करना है। तो ऐसे केसेस में हम जब देखते हैं कि एंडोमेट्रोसिस भी आ गया, गॉल स्टोन्स भी आ गए हैं, फाइब्रॉइड भी आ गया है और यूटीआई भी आ गया है, विच वन हमको डील कहाँ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूटीआई को डील करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो चीज पहले देखे जो ज्यादा डिस्टर्ब करती है, उसके बाद वन बाय वन। लेकिन क्यों? या फिर एंट्री पॉइंट हम कहाँ से लेते हैं? माइंड से। जैसे मैक्सिमम आपसे आप में से डॉक्टर्स हैं माइंड के, जो मैक्सिमम डिस्टर्ब करता है, हर लेवल पर डिस्टर्ब करता है, या एक वो रास्ता बनता है। दूसरा रास्ता है हम अगर पैथोलॉजी को समझे, उसकी सारी बीमारियों की डेप्थ को समझे कि ये चीज आई कहाँ से है। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज हम ले रहे हैं एस्ट्रोजन का। वुमेन्स डे गया है, तो मानसी ने बताया कि ये वुमेन्स डे के लिए हम पूरा मंथ ही ये हम वुमेन्स डे पे रखेंगे। तो लियाकत भाई ने ये काम अच्छा करा कि सारे का सारा मंथ डेडिकेट किया जाए। तो लियाकत भाई पूरे का पूरा साल भी डेडिकेट कर देते तब भी चलता था। कोई नहीं, आप ले लो, मैं तो थक गया जी, आप लोग को संभालते आप ही संभालो। वुमेन हेल्थ, वुमेन हेल्थ के लिए चलता है ये सब। बिल्कुल संभालो। मेन हेल्थ आल्सो इन योर हैंड्स। या थैंक यू। तो वुमेन हेल्थ जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। वुमेन क्या है? एक आर्किटेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी। और वुमेन हेल्थ के लिए सबसे क्या जरूरी है? हमारे हॉर्मोन्स। हमारा हॉर्मोन्स के अराउंड ही हमारा हेल्थ जो है ना वो घूमता है। तो एस्ट्रोजन क्या है? इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ वुमेन्स हेल्थ। हमारे मतलब छतरी है जो हमें हमारे दुखों से, हमारी तकलीफों से बचाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो हम आज एस्ट्रोजन के बारे में ही देखते हैं कि ये है क्या।
एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक एसेंशियल हिस्सा है, जिसे हम सब जानते हैं कि हाँ रिप्रोडक्शन में ये सहायक रहता है। इसके बिना हम और क्या जानना है, हमको क्या जरूरत है इसको जानने की, आज वो देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि काम क्या करता है। डेवलपमेंट और रेगुलेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है जी। और ये बनता कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है ना, सिंथेसिस इसकी कहाँ है, सिंथेसिस कहाँ है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसका पेरेंट मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन में, देन टू द एस्ट्रोजन। ये इसकी सिंथेसिस है। अब अगर हम देखें कि इसका सोर्स क्या है, सबसे बड़ा मेजर सोर्स क्या है इसका, ओवरीज। अगर ये हार्मोन ठीक करना है तो हमको ओवरीज को हेल्थ देनी है। अगर गुड ओवरीज है तो आपका एस्ट्रोजन बहुत अच्छा है। मेजर सोर्स क्या है हमारा, ओवरीज। इसके बिना एड्रिनल ग्लैंड्स, मतलब जो किडनी का ग्लैंड है। तो एक और है छोटा सा पार्ट, एडिपोज टिश्यू, बॉडी फैट, गुड बॉडी फैट। ये नहीं कि जितने हम मोटे हो गए हैं तो लो जी हमारा तो एस्ट्रोजन बहुत अच्छा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। एडिपोज टिश्यू जो है, बॉडी फैट है, वो सक्रीट करता है एस्ट्रोजन का कुछ हिस्सा। एक टेम्परेरी ऑर्गन भी रहता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है और क्या करता है, हमारे नरिशमेंट देता है फीटस को और वेस्ट को रिमूव करता है। ये एक टेम्परेरी पार्ट है प्लेसेंटा। अब इसको देखते हैं आगे, एस्ट्रोजन को हम 3 पार्ट्स में ले रहे हैं। पहला E1, देन E2, देन E3। E1 कौन सा है हमारा, एस्ट्रोन, जो आफ्टर मीनोपॉज बन रहा है। E2 जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, मतलब आपका लगा लीजिए मेनार्की टू मीनोपॉज। E2 स्ट्राइडल बोलते हैं। देन E3 जो प्रेगनेंसी में यूज हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान बनता है, इसको एस्ट्रॉयल बोलते हैं। अब ये E1, E2, E3 ये इसकी प्राइमरी फॉर्मेशंस हैं एस्ट्रोजन की, जो हमें आगे आगे काम करेंगे। अब इसका देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका ऐसा कौन सा रोल है। प्यूबर्टी में क्या है, इसका लेवल जो है एकदम से राइज करता है, एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से राइज करेगा और सेकेंडरी कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। इवन बॉडी के कर्व्स भी बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीपिया में बॉडी के कर्व्स इतने अच्छे नहीं होते, और सीपिया इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द हॉर्मोन्स। जिसके हॉर्मोन्स खराब रहे वहां पे वो वर्क करती है। स्टेसिस उसका मेन थीम है सीपिया का। तो प्यूबर्टी में ये लेवल्स बहुत ऊपर रहते हैं, जहां पर हमारी बॉडी के सेकेंडरी जो करेक्टर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद हम इसको देखते हैं, बहुत अच्छा रोल है इसका ओवुलेशन के टाइम, जब ओवरीज रिलीज करती हैं एग को। यूट्रस की जो इनर लाइन है ना, जो मसल वॉल है, एंडोमेट्रियम जो होती है, प्रेगनेंसी के लिए वो प्रिपेयर करती है ना, अंदर वाली जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग भी हमारी एस्ट्रोजन बनाता है, ठीक है। और दूसरे हॉर्मोन्स जैसे FSH हुआ, LH हुआ और प्रोजेस्टेरोन, उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प रहता है। इसके बिना सर्वाइकल म्यूकस है ना, उसको थिन करता है एस्ट्रोजन। जिससे क्या होता है, जब सर्वाइकल म्यूकस थिन रहता है, स्पर्म्स इजीली फ्लोट करके एग फर्टिलाइजेशन में हेल्प होती है। वहां पर इजीली फ्लोट होके एग को फर्टाइल कर सकता है, वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेमेडी कौन सी अच्छी रहती है, एंटिम क्रूडम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पे, जिनमें ड्राई वजाइना है, पल्सेटेला बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं मीनोपॉज में अगर जाते हैं, प्री मीनोपॉज में ये लेवल ड्रॉप करता है। हम ये देखते हैं ना, रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर रहता है, मतलब मिनार्की से स्टार्ट होके यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ हाई लेवल और यहाँ पे मीनोपॉज पे जाके इसने ड्रॉप करना है, तो प्री मीनोपॉज में ही ये ड्रॉप करने लगता है। जब जब ये ड्रॉप करेगा तो क्या होता है, ड्राई वजाइना होएगा, मूड स्विंग्स आ जाएंगे, UTI रहने लग जाएगा, नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस, सेक्स ड्राइव कम होती है। हम देखते भी हैं ये लेडीज में। यहाँ रेमेडीज हमारी आ जाएंगी, सीपिया, लैक्सिस, पल्सेटेला, कल्केरिया काब, ग्रेफाइट्स, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, ठीक है जी। अब ये तो हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल में एस्ट्रोजन ने कैसे वर्क करा, एक सिंप्लीफाई में वो मैंने सिंप्लीफाई करके बताया। अब नॉन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इसके कौन कौन से रहते हैं, एस्ट्रोजन इसके बिना और कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में, स्केलेटल इश्यूज में, CVS में, CNS में, ब्लड शुगर लेवल्स को
मेंटेन करेगा बोन और मसल मास को, सर्कुलेशन ब्लड का उसको मेंटेन करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को, प्रोटीन जो बनती है कोलेजन प्रोडक्शन उसमें अच्छा रहता है, स्किन इलास्टिसिटी, जैसे जैसे हम बुढ़ापा आता है हम देखते हैं एस्ट्रोजन जिनका कम होता है उनके रिंकल्स ज्यादा बढ़ते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, थिन हो जाती है, तो स्किन की मॉइस्चर में ये बहुत हेल्प करता है। हेयर ग्रोथ में, हेयर की इलास्टिसिटी में बहुत वर्क करता है, ब्रेन फंक्शनिंग में, और कंसंट्रेशन पावर जो है और मेमोरी लॉस है वहां पे भी ये रहता है। ये तो इसके नॉन रिप्रोडक्टिव जो थे वो थे। अब हम इसके बिना और चीजें देखते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। मैं साथ साथ रेमेडीज जितना मुझे याद आता रहा फ्लो में, मैं रेमेडीज आपको साथ साथ क्लियर करती रहूंगी। ओवरीज को इफेक्ट करता है, फ्लोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड मेमोरी ग्लैंड्स। इसके नेक्स्ट हम एंडोमेट्रियम पे जाएंगे, मसल मेम्ब्रेन जो है यूट्रस का, वहां पे इसका वर्क रहता है। यूट्रस की जब इसका हाई लेवल होता है तो वहां पे ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ना उसको थिक कर देता है, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस भी बोलते हैं, और वहां पे कैंसर ग्रो हो सकता है। जब वो वॉल थिक होएगी उसके सेल्स बढ़ेंगे तो कैंसर बन सकता है। एस्ट्रोजन कैंसर बनाने में इतना काम नहीं आता, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस होकर जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है उसके पेन को बढ़ाता है अगर एस्ट्रोजन लेवल का इशू वहां पर आया तो। ब्रेस्ट की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल आएगा, बोन डेवलपमेंट में और क्लोजर ऑफ बोन में, एपिफाइसिस के टाइम पे, मतलब जब हमारे बोन्स खुल रहे हैं, हम बोलते हैं ना कि प्यूबर्टी पे मिनार्की पे जाके लड़कियों की ग्रोथ नहीं होती, उनकी हाइट रुक जाती है, वो क्या है, एस्ट्रोजन क्लोजर ऑफ बोन होता है वहां पे। तो जब भी बच्चियों को प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तभी जो आप दवाई दे सको, उसके बाद वो हेल्प नहीं करता उनकी हाइट को बढ़ाने में। तो बिफोर पीरियड्स ही अगर हो जाए तो वो बेहतर है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है मेल और फीमेल बॉडीज का। सेबेशियस ग्लैंड्स में ये हेल्प करता है ताकि एक्नी ना हो पाए, स्किन इलास्टिसिटी और हेयर इलास्टिसिटी में बहुत वर्क करता है यहाँ पे। पीरियड्स को, मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा ये यूरेथ्रा की जो अंदर वाली लाइनिंग है ना, एपिथेलियल लाइनिंग है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बचाता है। वो लाइनिंग में भी एस्ट्रोजन जो है वो उस लाइनिंग को बनाता भी है, वहां पे भी उसकी हेल्थ की केयर करता है। और आपने कई बार देखा होगा कि मीनोपॉज एज में ना लेडीज अक्सर आके हमें कहती है कि हमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया, हल्का हल्का यूरिन पास होता है, या जैसे ही मुझे छींक आई, मुझे खांसी हुई तो मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हम मेडिसिन कौन सी रहती है, पल्सिटेला, कॉस्टिकम, हार्मोनल मेडिसिन है, एस्ट्रोजन पे वर्क करती हैं। तो हमने मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करनी होती है कि वो स्फीयर ऑफ एक्शन वहां पर हो और उसका करंट सिम्टम फिजिकल जो हो वो उसमें रहना चाहिए ताकि वो वहां पे वर्क कर सके। तो यहाँ पे पल्सिटेला और कॉस्टिकम दोनों ही बहुत अच्छा काम करती हैं। दोनों में फर्क है, पल्सिटेला आपके हार्मोनल इश्यूज को करती है, कॉस्टिकम क्या कर रही है, वहां की वीकनेस को कवर करती है। तो देखना पड़ेगा आप दोनों के, इनकॉन्टिनेंस बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स है और उसकी मसल वीकनेस है। इसके अलावा क्या है, लिवर प्रोडक्शन, जो कोलेस्ट्रॉल का है वहां पे लिवर का प्रोडक्शन, वहां पे उसको मेंटेन करके रखती है। जितनी हमारी ब्लड वेसल्स हैं आर्टरी के, उसकी जो इनर लाइनिंग है उसकी हेल्थ को, वेसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करती है और उसको फ्लेक्सिबल बना के रखती है। बहुत बार सुना होगा आपने कि औरतों को हार्ट अटैक कम आते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारा सही रहता है। लेकिन इन फ्यूचर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आजकल एस्ट्रोजन बहुत शेकी हो गया है, मीनोपॉज में डिस्टरबेंस ज्यादा आने लग गई है। हमारे हमारे एज तक फिर भी ठीक था कि आपका मीनोपॉजल एज फिर भी ठीक जाता है, लेकिन आज के आने वाले जो बच्चे हैं उनका मीनोपॉजल एज कैसा रहेगा, वहां पे रिस्क है, वहां पे डाउट्स आएंगे। तो अगर मीनोपॉजल एज ठीक नहीं है, आपके ब्लड वेसल्स के कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। ये तो इसकी कॉमन कॉमन चीजें हैं। अब देखते हैं कि जब लेवल ऊपर जाता है या लेवल डाउन जाता है फिर क्या होता है। अगर इसका लेवल डाउन जाता है, एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ है, और कम होना मतलब नेचुरली जब मीनोपॉज में तो कम होना ही होना है, और ज्यादा कम हो गया तो इश्यू है, अगर प्यूबर्टी में ही कम है तो भी इसके इश्यूज आएंगे, क्योंकि प्यूबर्टी में तो उसने हाई जाना है ना, उसकी ग्रोथ है एस्ट्रोजन की, उसने डाई भी तो कहाँ करना, मीनोपॉज में जाके।
तो ये चीज का जो कॉमन है उसको भी रखना है, नेचुरल प्रोसेस को भी याद रखना है, और अननेचुरल जो अनकॉमन हो रहा है उसको भी याद रखना है कि ये नहीं होना चाहिए था, इस समय ये हो रहा है। जब इसका लेवल डाउन जाता है तो क्या आ रहा है? फैटीग, डिप्रेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस। अक्सर सुना भी होगा आपने, पेशेंट्स आके बोलते हैं बिफोर पीरियड्स मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है, पेन रहता है। मेडिसिन कौन कौन सी है? कैलकेरिया एंड ब्राइनिया, वो वर्क करेगी आपकी ब्रेस्ट के ऊपर। कोनियम इज अनदर रेमेडी। मूड स्विंग्स, यूटीआई। अगर किसी को एस्ट्रोजन की वजह से, हार्मोनल इश्यूज की वजह से यूटीआई रहता है तो मेडिसिन इज सीपिया। सॉरी, ट्रबल कंसंट्रेटिंग, मतलब कंसंट्रेशन में इशू आ जाए, हेडेक बहुत रहे, लैक्सिस रेमेडी है फेरमेटेलिकम, बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। हॉट फ्लशिस, पल्सेटेला, कलकेरिया कार्ब, लैक्सिस। पीरियड्स अगर इरेगुलर रहने लग जाए, एब्सेंट ऑफ पीरियड्स हो जाए, मेंसेस हो जाए, वो भी एक सिम्टम है। पेनफुल सेक्स जो रहता है, होता क्या है कि वेजाइनल लुब्रिकेशन कम होती है। क्यों होती है? ड्राइनेस रहता है वेजाइना का। जैसे ही एस्ट्रोजन कम होता है तो जो इनर लाइनिंग है वेजाइना की, वो वहां पे ड्राइनेस की वजह से वेजाइनल एट्रोफी होती है, जिस वजह से क्या होता है? पेनफुल सेक्स रहता है। तो सेक्स ड्राइव कम होने लगती है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पेन, या फिर उसका ड्राइव ही कम चला गया। ठीक है जी, ये तो है इसके जब डाउन जाता है एस्ट्रोजन। अब देखते हैं कि जब ये हाई जाता है, जब लेवल हाई जाता है तब क्या क्या हो सकता है? रीजंस क्या रहेंगे? ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ मेडिसिन जैसे एस्ट्रोजन मेडिसिन लेना, पुअर डाइट हो गया, स्मोक, अल्कोहल यूज, स्ट्रेस एंड कैफीन। ये कॉमन कॉजेज रहते हैं जिस वजह से हमारा लेवल हाई रहने लग जाता है, जबकि हाई नहीं होना चाहिए, तब हाई रहने लग जाए। सिम्टम्स क्या रहेंगे? ब्लोटिंग, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन ब्रेस्ट अगेन। अच्छा, ब्लोटिंग ना बहुत सारे डायग्नोसिस में आती है। ब्लोटिंग ये नहीं है कि ऐसे ही खाना खाया तो ही ब्लोटेड हो गए हो आप, नहीं। बहुत सारी डिजीजेज में, इवन किडनी सिस्ट में भी हमको ब्लोटिंग रहने लग जाती है, पीसीओएस में भी ब्लोटिंग रहती है, फाइब्रॉइड्स जब होते हैं तब भी ब्लोटिंग रहती है। तो ब्लोटिंग को कभी कंफ्यूज नहीं करना किसी और डायग्नोस के साथ। ये एक सिम्टम है सिंपल, किसी भी डिजीज की वजह से हो सकता है। फाइब्रोसिस्टिक लम्प्स हो जाएंगे ब्रेस्ट में, सेक्स ड्राइव कम होती है, डिस्टर्ब यूटेराइन ब्लीडिंग, इरेगुलर हो जाएगा, या इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। मूड स्विंग्स, हेडेक्स, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, वेट बढ़ जाए, हाथ पैर ठंडे रहने लग जाना, है ना। सिलिशिया बहुत अच्छी रेमेडी है। कलकेरिया को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जैसे अभी ठंडे लगे, अभी थोड़ी देर बाद गर्म लगा। ठीक है, अगर पैरों की तलियां बहुत गर्म रहती हैं और ठंडे से आराम मिलता हो तो पल्सिटेला है, अगर वैसे ही बहुत गर्म रहती है तो लीडम पॉल है। तो ये डिफरेंशियल पॉइंट्स मेडिसिन के हमेशा याद रखना। स्लीप डिस्टर्ब रहती है, इंसोम्निया भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो जाती है, दोनों चीजें अलग है। इंसोम्निया मीन्स आपकी एब्सेंट होगी, आपको नींद कम होगी। डिस्टर्ब के हल्का सा आप कुछ सुनते हो, आवाज सुनते हो तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, कभी सपने आ गए या खुद ही साइड ली तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई। मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं, थायराइड फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे। इसको और है, बॉयज में ज्यादा मिलता है, लेडीज में भी मिल सकता है। इनलार्ज ब्रेस्ट, गाइनोको मेस्ट्रिया। हाई लेवल से क्या हो सकता है? हमारे नॉन कैंसरस ट्यूमर्स ना, ट्यूमर सेल्स वो बढ़ने लग जाते हैं कई बार, जैसे फाइब्रॉइड्स हो गए, पॉलिप्स हो गए यूट्रस में, क्योंकि ग्रोथ हो जानी है ना, अंदर की लेयर एंडोमेट्रोसिस हो जाना है, एंडोमेट्रियल लेयर की थिकनिंग हो जाती है, ग्रोथ बन रही है। तो ग्रोथ में हम क्या देख सकते हैं? पॉलिप हो सकता है, थूजा अच्छी रेमेडी है। एडिनोमाइसिस हो सकता है आपका, है ना। एडिनोमाइसिस 90% तो वो कहते हैं कि आपका हो ही नहीं सकता सही एडिनो, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहती है, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, पर फिर भी होम्योपैथी से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, फाइब्रॉइड्स रिकवर हो सकता। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में कई बार हमें इशू आता है कि वो लिखते 3-4 है रिपोर्ट्स में, कई बार होते ज्यादा है 7-8, तो ब्लीडिंग बहुत रहती है, तो वहां पे कई बार इश्यू आ जाता है। लेकिन अगर कभी ब्लीडिंग कम हो जाए, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, तो CA-125 जरूर चेक करवाते हैं उसका, कहीं के कैंसर की तरफ को नहीं जा रहा। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो मरीज से छुपाना नहीं है, उसको गाइड करना है कि किसी ऑन्कोलॉजिस्ट की हेल्प ले।
और ऑपरेट करवाने से पहले पहले एक ऑन्कोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बहुत बहुत जरूरी है। मैंने नंबर ऑफ केसेस में एक चीज देखी है कि जैसे ही वो CA-125 आता है और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है तो यूट्रस को रिमूव किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि कैंसर मेटास्टेज होकर दूसरी जगह चले जाता है, और 90% केसेस में ये वजाइना में आता है। ठीक है, तो ये गलती कभी नहीं करते। अगर ऑन्कोलॉजिस्ट इसको देख रहा है ऐसे केसेस को, और वो जैसे ही रिमूव करेगा तो वो साथ साथ वो मेडिसिन भी स्टार्ट करेगा। हो सकता है उसको कीमोस दे, रेडिएशन दे, या कैंसर पिल्स, कैंसर की रेमेडी स्टार्ट करे। तो अगर उसको रिमूव भी कराना है तो वो किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के हाथ से ही रिमूव हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है ऐसे केसेस में। तो इसमें कभी रिस्क नहीं लेना और ना कभी किसी को ऐसे गाइड करना है। एक और रेमेडी है इसमें, मैंने एक दो पेशेंट्स में देखी है। जब भी फाइब्रॉइड्स, ऐसे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स मैंने देखे हैं, और CA-125 और कैंसर एंटीजेंस में भी हम देखते हैं कि मरीज पॉजिटिव आया हो, तो मैंने कुछ केसेस में देखा है कि एक्सरे बहुत अच्छी हेल्प करा मेडिसिन में वहां पे। लेकिन तब करा हेल्प जब उसका TLC साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपका सिम्टम कौन सा आ रहा है और पैथोलॉजिकल चेंजेस उसमें कौन सी आ रही है, रिपोर्ट्स में क्या चीज बढ़ रही है क्या कम आ रही है। तो ये ध्यान रख के हमेशा हेल्प करना। अदरवाइज मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में कल्केरिया फ्लोर्स का यूज करना इन 30 पोटेंसी, नॉट इन सेक्स एक्सट्रेचुरेशंस जो होते हैं वो क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है हमारे खाने पीने का, वो मेडिसिन नहीं होती है। वो ट्रेचुरेशंस क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट है हमारी डाइट का। आपको 30 में पोटेंसी में वो देना है कल्केरिया फ्लोर। ये तो हुआ था लो और हाई में। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, कार्ब्स को स्वैप करिए, उसमें से हेल्दी फैट ऐड करना है। इमोशनल जो आपका बैलेंस है उसको मेंटेन कीजिए, इसेंशियल ऑयल्स को यूज कीजिए, सप्लीमेंट्स जो जरूरी हैं उस न्यूट्रिशन के लिए, उस समय की न्यूट्रिशन के लिए, हरे सब्जियां जो हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो, अकॉर्डिंग टू हेल्थ होगा। देखो, ये हर मरीज को मत बताना, आपने चेक करना है। अगर मरीज का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वहां से आपको कुछ चीजें ऐड करनी और कुछ नहीं देनी। आप, हम नहीं कह सकते कि आप स्प्राउट्स लो। अदरवाइज जब मेनोपॉज एज आता है तो हम बोलते हैं आपको प्रोटीन की जरूरत है, मसल मास जो है हमारा लूज हो रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि आपको प्रोटीन्स की जरूरत है। इन केस ऑफ अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है तो वहां पे प्रोटीन्स ऐड नहीं करने हैं। ऑलरेडी प्रोटीन है और बॉडी फिल्टर नहीं कर रही है, उसको ऐसी दवाइयां भी देनी पड़ेगी कि किडनी भी वर्क करना शुरू करे और प्रोटीन से उसका मसल मास भी स्ट्रांग रहे। वो ऐसे थुलथुल ना, जैसे देखा ना हमने, कुछ जैसे ही 50s की एज में आती है तो लेडीज का मसल मास जो वीक हो जाता है। तो डाइट हमेशा अकॉर्डिंग टू हेल्थ, हर मरीज की हेल्थ अलग अलग होगी तो उसी हिसाब से आपको डाइट देनी है। इसके अलावा हम मेडिसिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो मिनिमम यूज कीजिए। जितना ज्यादा यूज करते हैं, जितने हॉर्मोन्स हम ज्यादा लेते हैं, उतने इश्यूज हमारी बॉडी को ज्यादा आते हैं। एक्सरसाइज और अच्छी जो हेल्थ वो है, नींद है, वो भी लेनी जरूरी है। ये तो मैंने इन शॉर्ट आपको बताया है। अब इसके साथ मैं एक दो केसेस आपको बताती हूँ। अक्सर आपने मीनोपॉज की, कोई सवाल है एस्ट्रोजन पर, पहले तो वो बताइए, केसेस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये मैंने सिर्फ बेसिक बताया था ताकि एस्ट्रोजन के बारे में समझ आ जाए कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, अच्छा बुरा दोनों तरफ से। एनी क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ जी। मैम आजकल पीसीओडी को ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर ओसीपिल्स ही देते हैं, मतलब बिल्कुल। एलोपैथी इसमें। तो हम्म। पेशेंट हमारे पास जो पीसीओएस पीसीओडी के आते हैं तो वो खा चुके होते हैं पहले से ही बहुत सारे मेडिसिन। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में कैसे डील करना है? ठीक है, कोई और क्वेश्चन? चलिए पहले इसी पर आते हैं। हमारे पास जो डैमेज लेके आ गया मरीज, वो हमारी वजह से नहीं है ना। मरीज को पहले तो वो बताएंगे हम कि जी। ये डैमेज आप करवा कर आए हैं। अगर डैमेज नहीं भी हुआ है, एटलीस्ट हमारा इतनी ड्यूटी तो बनती है हम उनको बता सकेंगे ये साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स कब पता लगेंगे, जब हमको पता होंगे। कई बार पेशेंट क्या होते हैं, एक या दो बार हॉर्मोन्स लेते हैं, कई बार होते हैं रिपीटेड। PCOS ठीक हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर हो गया, 2 साल बाद फिर हो गया। जब रिपीटेड PCOS आता है वहां ये
नुकसान करता है। जो 2-4 महीने लेके आते हैं उसमें इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाती है और पीसीओएस ठीक हो गया। जिसमें रिपीटेड पीसीओएस है वहां पर इश्यू आता है। रिपीटेड पीसीओएस का मतलब क्या है? एक तो हमने हॉर्मोन्स लिए हैं, उसका डैमेज है। दूसरा क्या है? अब ट्यूमर्स बनेंगे, ओवरी में ट्यूमर जा सकता है, एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम जितना उसका अपना है नेचुरल एस्ट्रोजन बन रहा है वो तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ में हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब वहां पे हमको फैटी लिवर भी मिल जाता है, वहां पे गॉल स्टोन के मिलने भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने आजकल, मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि गॉल स्टोन बहुत बन रहे हैं लोगों को, हो सकता है आप लोगों की प्रैक्टिस में भी हो। तो जब ऐसे केसेस आते हैं, आप उसको, जो डैमेज है वो तो है, उसको एज इट ही लीजिए, आप अपनी दवाइयां दीजिए, उसके सिम्टम्स लीजिए, उसका जो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को डील करो। जैसे जो भी है, जो भी ऑर्गन्स आपके सामने आए हैं, डैमेज किस लेवल का है, ठीक है ना, उसका डैमेज कोलेस्ट्रॉल लेवल तक गया, कौन कौन से ऑर्गन्स को उसने डैमेज करा है, आप उस सारे एक साथ लो, वो रेमेडी पिक करना जिसमें वो सारे डैमेजेस मिल जाए आपको, या फिर वो चीज, वो मेडिसिन पिक करो जो सारे डैमेजेस को एक साथ कवर कर दे। कोई ऐसा उसमें आपको की नोट मिल जाए पेशेंट में, है ना, वो रेमेडी पिक करनी पड़ेगी। ओके मैम, तो थैंक यू। लेकिन हार्मोनल मेडिसिन ही देनी पड़ेगी बेटा उसमें, जैसे कलकेरिया का बहुत अच्छा काम करती है लेडीज में, जी। ठीक है, नेक्ट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है, हम्म। पल्सेटेला, सीपिया, लैक्सिस, फेरमेटेलिकम, ये जी। सारी रेमेडीज बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन तुमको देखना होगा, ग्रेफाइट्स बहुत अच्छा काम करती है, तुमको देखना होगा कि कौन सी रेमेडी उसके क्लोज है उस समय। जी। ओके मैम। लाइफस्टाइल डिजीजेज है ये जी जी। पीसीएस, तो उसका लाइफस्टाइल चेंज करना भी हमारी ड्यूटी है, जी। ठीक है। यस। कुछ और अभी तक? नो मैम। किसी को कोई है क्वेरी अभी तक के सेशन पे, पूछ सकते हैं मैम से। अगर नहीं है तो लिख के भी रख सकते हैं, एट द एंड हम लोग लेंगे क्वेरीज। जी मैम। नहीं है, चलो मैं एक दो केसेस करवाती हूँ। जैसे एक केस आया मीनोपॉजल एज पे, एंडोमेट्रियोसिस है, 20 के आसपास उसकी थिकनेस है, और हमको एनेटमी मालूम होनी चाहिए कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, 7-8 mm तक मैक्सिमम हमारी थिकनेस चल जाती है, 10 तक 9 तक भी हम ले लेते हैं, चलो एज हो गई है इतनी थिकनेस भी चलेगी। 20 थिकनेस है मतलब हाइपरप्लेजिया हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, अभी तो एंडोमेट्रियम की लेयर थिक हो रही है, अभी कैंसर के चांसेस है या नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसके साथ क्या है, दूसरी तरफ गॉल स्टोन बनने शुरू हो गए, मल्टीपल गॉल स्टोन्स, ठीक है। नंबर 3, रिक्रेंट यूटीआई, एक ही मरीज की बात बता रही हूँ, रिक्रेंट यूटीआई। नंबर 4, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, ये अलग अलग डायग्नोसिस है, और जब हम एलोपैथी में जाते हैं तो वहां पे हमें सोचना पड़ता है हमें कौन से डॉक्टर को मिलना है, हमें एब्डोमेन वाले को मिलना है गॉल स्टोन निकालने के लिए, या हमको गायनी के पास जाना है, या फिर हमें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है कि मुझे यूटीआई बार बार हो रहा है, क्या हो गया, मेरी किडनी में कोई इशू आ गया है, पथरी बन रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 3-4 डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम देखें, तोरन देखा ना आप लोगों ने, तोरन कितने सारे पत्ते, आम के पत्ते हम घरों में बांधते हैं ना बाहर, तोरन बांधते हैं वो, लेकिन एक ही धागे में बंधे होते हैं सारे पत्ते, आप धागा खींचिए सारे पत्ते निकल जाएंगे। हम एक एक पत्ता नहीं निकालते, अगर कुछ होता है ना, हम धागा खींचो तो सारे पत्ते एक साथ निकलते हैं, बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जो डायग्नोसिस है वो सिंगल वर्ड के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर सब चीजें देखो आप, ओल्ड एज, मिनोपॉजल एज, क्लाइमेट्रिक एज है, क्या हो रहा है क्लाइमेट्रिक एज पे, एस्ट्रोजन लेवल डाउन जा रहा है, और ये इतना डाउन चला गया हुआ है कि इसने पैथोलॉजी कन्वर्ट कर दी है, कहाँ,
कन्वर्ट करी, जहां जहां वो जा सकता था। लिपिड इंक्रीज हो गया, हर ऑर्गन को उसने कर लिया। तो वन शुड गो टू वन डॉक्टर, ये सिर्फ हम होम्योपैथ्स जानते हैं। तो हम अगर इसकी हिस्ट्री पूरी लेते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं, अगर इसकी पैथोलॉजी को समझे, तो हम सिंगल रेमेडी, मतलब वो रेमेडी जो एस्ट्रोजन को पिक कर ले, उसके हार्मोन्स को सेट कर दे, विद ऑल डायग्नोसिस वर्ड्स और ऑल द सिम्टम्स जो मरीज महसूस कर रहा है, तो वो धीरे 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 रिकवरी की तरफ को जाने लगेगा। ये तो मैंने एक केस बताया आपको, मेनोपॉज़ल एज। अभी मैं यंग एज एक बच्ची की एज का बता रही हूँ। कोई बच्चा था मेरे पास 17-18 साल का। एस्ट्रोजन लेवल उसका हाई जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, प्यूबर्टी एज में क्या हुआ, पीरियड्स आए, स्पॉटिंग हुई, रुक गए, 1-1.25 साल बाद वापस। मरीज की फैमिली इतनी, वो बच्ची ने घर पे भी नहीं बताया, और इतनी वो वेल एजुकेटेड भी नहीं थे कि ये चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो होता ही रहता है कम ज्यादा। शुरू शुरू में तो मुंह दिखाई हो गई है, दाग लग गया है, बस अब लड़की लड़की है, अब धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। ये पुरानी विचारधारा। लेकिन क्या हुआ, मोटापा आया, ब्लीडिंग रुकी, कभी ब्लीडिंग हो जाती है कभी नहीं, दवा ले लो, हार्मोन ले लो, तो ब्लीडिंग हुई नहीं हुई। जब रिपोर्ट्स हमने करवाई, उसका अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड बता रही हूँ, पहला पड़ाव, कोई हार्मोन्स चेक नहीं कराए थे तब मैंने। जब पहला रिपोर्ट करवाया तो हमने देखा कि यूट्रस का साइज 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर हमको एनाटमी पता, एवरीथिंग इज नॉर्मल इन यूट्रस लिखा हुआ नीचे, नथिंग इज डिटेक्टेड, लेकिन यूट्रस का साइज लिखा हुआ था। और अगर हमें एनाटमी पता है, हमें अंदर का ढांचे को पता है, ऑर्गन्स के साथ रूबरू है, तो हमें पता होना चाहिए कि यूट्रस का साइज कितना होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर यूट्रस का साइज क्या है, एट्रोफी ऑफ यूट्रस है। अब अगर हमें वो मेडिसिन चाहिए कि यूट्रस के साइज को भी बढ़ाए, मतलब एक ग्लैंड लेवल पर, ग्लैंडुलर लेवल पर, ताकि वो मरीज का यूट्रस भी बढ़ना शुरू है और ब्लीडिंग भी आए, मतलब हमें एस्ट्रोजन को बढ़ाना है। वहां पे एस्ट्रोजन जा नहीं रहा ऊपर, इसीलिए उसका ब्रेस्ट साइज कम था। अब क्या होता है कि देखिए, लड़कियां हमारे पास आती हैं तो कईयों का ब्रेस्ट साइज कम होता है, कईयों का ज्यादा होता है, तो उसमें हमें महसूस नहीं होता कई बार कि हाँ इसको जरूरत है कि नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क आता है यूट्रस के साइज के ऊपर, तब हमें पता लगता है कि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो ही डेवलप नहीं हुए, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन ही नहीं बन रहा प्रॉपर, जो एस्ट्रोजन का हाइक होना चाहिए वो ही नहीं बन रहा। अब वहां पे क्या करना चाहिए, हमको वो दवाई देनी चाहिए जो डायरेक्ट ओवरी पर वर्क करे, है ना, जो ओवरी की हेल्थ को पुश करे, जो हमारे एस्ट्रोजन को पुश करे। तो कौन सी मेडिसिन यहाँ पे अच्छी लगेंगी, जो ओवरीज पे वर्क करे, जो उस हार्मोन को पुश करे, और जो उसके सिम्लिमम जो है वो रेमेडीज। तो अभी एक रिपोर्ट में उसका आ गया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, अभी देखो कितनी देर और चलता है उसका। तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पर हमें डीप पैथोलॉजी, हमें ऑर्गन एफिनिटी का पता होना जरूरी है, ऑर्गन की एनाटमी का पता होना चाहिए, हमें उस जो डायग्नोज हमारे पास आ रहा है उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में पता होना चाहिए, तो हम अच्छे से डील करते हैं। एक और केस बताती हूँ, 36 ईयर वुमेन, जिनका एग क्वालिटी बहुत पुअर थी, मतलब ओवुलेशन सही नहीं था। अब ओवुलेशन के टाइम हमारा हाइक रहता है एस्ट्रोजन पर, वहां पर अगर हमारा बेबी नहीं हो रहा, वो कपल मेरे पास बच्चे के लिए आए थे, तो हम क्या देखते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन जब ओवुलेशन स्टडी कराई तो 7 mm का एग, इट मीन्स के एग क्वालिटी इज वेरी पुअर। तो वहां पे भी हमको ओवरीज पे ध्यान देना है, ताकि वो ओवरी पुश कर सके एग को, एस्ट्रोजन सही से उसको हेल्प कर सके, ओबेसिटी भी है। तो इस बार की रिपोर्ट्स में आ गया है 16 mm तक, हो सकता है 1-2 दिन, 1-2 महीने में प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से मरीज को कहाँ हमने हिट करना है। जरूरी नहीं होता कि जब हमें माइंड माइंड में, किसको अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा नहीं हो, है ना, किसको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। तो ये कॉमन सिम्टम है, हर कोई चाहता है कि मैं माँ बनूं, मेरे भी बच्चा हो, मेरा भी घर आगे चले, मेरी भी संसार बसे, मेरी भी दुनिया चले। तो ये कॉमन है, अनकॉमन पिक करना सीखना। माइंड के मैं डॉक्टर्स में भी देखती हूँ
अनकॉमन नहीं पिक करते। तो लियाकत भाई बहुत अच्छा गाइड करते हैं आप लोगों को कि किस तरह से माइंड के जब सिम्टम्स आप पिक करते हो, कैसे वो ट्रिगर होता है मरीज, कैसे उसमें पैथोलॉजी डेवलप होती है। कभी भी कुछ पैथोलॉजी आती है, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज रहती ही है। हमने अपना तरीका देखना है कि हम वहां तक कैसे जा सकते हैं। मेरा तरीका है कि मैं पैथोलॉजी पकड़ती हूँ, लियाकत भाई को मैं देखती हूँ कि वो माइंड से जाते हैं अंदर ना, किस तरह से अंदर जाते हो आप। तो इमोशनल ब्लॉकेज कोई ना कोई रहती है जब कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है। आप उस इमोशनल ब्लॉकेज को भी निकाल सकते हो, उसको भी रास्ता बना सकते हो वहां तक जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता क्या होना चाहिए? अनकॉमन, अनपेक्यूलर। अनपेक्यूलर मतलब ये नहीं कि वो जो कॉमन बोल रहा है वो तो कॉमन है, हर किसी का है, अलग क्या हुआ, है ना? वो हमको देखना है, वो जो चीजें होती है अलग वाली, डिफरेंट, अपनी पर्सनल फीलिंग, ये इसी की है, ये मेरी नहीं है, ये किसी की नहीं हो सकती, ये वही सोच रहा है भाई, वो चीज है वो पकड़ना। सेम इन पैथोलॉजी, जो चीज है आपको एग्जैक्ट वहीं पे हिट करना है। अगर वो चीज मिल जाती है तो केस बहुत अच्छे से नॉर्मल होके आपके पास सही होके जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ऐसे केसेस में। कोई क्वेरी अब तक? एनी हेलो, क्वेरी? किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछिए। समझ ही नहीं आया यार? सब समझ आ गया भाई, कुछ तो बताओ। सब कुछ समझ आ गया। नहीं आया? बताओ बताओ, कोई सवाल? मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं मैम। हाँ जी हाँ जी। मेरी एक पेशेंट है, शी हाँ इज जी। 21-22। हम्म। उसको पीसीओएस इरेगुलर मेंसेस है, तो उसका हम्म। सोनोग्राफी कराया था। हम्म। उसका रिपोर्ट में आया स्प्लिट एंडोमेट्रियम। स्प्लिट? स्प्लिट एंडोमेट्रियम आया रिपोर्ट में। ठीक है, तो हाँ। मुझे समझ नहीं आया, मैंने गायनेक का भी ये लिया ओपिनियन। तो हम्म। उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं करना होता है इसमें, जब वो मैरिज की एज होगी या मैरिज होगी उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो हाउ वी गो अबाउट दिस? उसमें भी एस्ट्रोजन का ही पिक कीजिए आप, अच्छा। एस्ट्रोजन ही पिक कीजिए, क्योंकि देखिए एंडोमेट्रियल लेयर जो है वो एस्ट्रोजन बना रही हम्म। ओके। है ना? मतलब एस्ट्रोजन ही उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर रहा ओके। है ना? उसके एस्ट्रॉयडल जो है वो उसका वीक है, एस्ट्रॉयडल है ना जो एस्ट्रोजन का एक पार्ट है, E3, वही उसका हम्म। वीक है, जो वहां पे वो वर्क नहीं कर रहा है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल लेयर को सही से नहीं बना रहा, वो स्प्लिट हो गई हुई अच्छा। ओके। है ना? हाँ ओके। आप तो आपने उनके कोई और सिम्टम्स पिक करे? उसके मैं भी मेंटली जाती हूँ मैम, मतलब हाँ जी। उस वे में ही जाती हूँ, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना कि मैं एक बार सपोज 2-3 महीने पीरियड रेगुलर आएगा एक मेडिसिन से। उसको हाई हम्म। पोटेंसी में देती हूँ, सेकेंड टाइम में वो मेडिसिन या लो में देती हूँ, तो नहीं आते क्या हैं पीरियड। क्या फिर सिम्टम रहे हैं, आप प्लीज बताएंगे एक बार? मेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली है, उसको थोड़ा प्रेशर है, इंजीनियरिंग कर रही है, साउथ इंडियन लोग है, इंजीनियरिंग कर हम्म। रही है लड़की। और प्रेशर बहुत है माँ बाप का, माँ का स्पेशली, कि तुझे हम्म। कुछ करना है। हम्म। तो मैंने ये सब लेके उनको फर्स्ट स्टेफिसाइड दिया था, तभी भी हम्म। पीरियड आ गए थे, तो थोड़े दिन ठीक चला। उसके बाद उसके एग्जाम्स वगैरह थे, वो नर्वसनेस था उसका, उसको लेके मतलब वो थोड़ा ब्लैकिश है उसका, मतलब कॉम्प्लेक्शन भी, पिंपल्स विम्पल्स भी रहते हैं, थोड़ी लेजी टाइप की हम्म। है, मतलब मैट्रिकम भी दिया उसको, 6 में हम्म। दिया फर्स्ट। उससे भी पीरियड आए उसके, फिर एक हम्म। दो महीने ठीक चला। फिर अभी हम्म। पीरियड नहीं आ रहे थे 2 महीने से, नाउ आई गेव हर गेफाइटिस। तो अभी अभी पीरियड आया उसको। तो मुझे हम्म। समझ ही नहीं आ रहा है मैम कि हाउ वी शुड गो अबाउट दिस। आपने इसमें मियाजमेटिक करके देखा कुछ? नहीं मैम, उतना मुझे मैरिज्म का ये नहीं है। एक मिनट, आपने कार्सिनोसिन पढ़ी है कभी? हाँ हाँ मैम। देखिए अगर अच्छा। कार्सिनोसिन का माइंड पढ़ेंगे ना अब, हम्म। वहां पे भी मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, प्रेशर रहता है, स्ट्रेस नहीं प्रेशर रहता है कि ऐसे ही हम्म। रहना है, ऐसे ही करना है ना, डोमिनेशन। या। रहता है ना वहां पे भी एक।
जी। यस यस यस, और मतलब एंटी कार्सिनोसिस, माइजमेटिक देनी चाहिए अपने। हाँ नहीं, ये एंटी मियास्मेटिक तो नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ कि ये भी अच्छा ग्लैंडुलर अच्छा रेमेडी है ना। अच्छा। तो आप एक बार बीच में कार्सिनोसन का देकर डोज, फिर उसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट दे रही है ना वो देना। ओके मैम। या एक बार इंटरक्रंट रेमेडी यूज कीजिए, हो सकता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो काम करने लग जाए। कई बार क्या होता है ना, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वापस वही दे रहे हैं, ठीक हो के वापस वही, वहां पर एक पुश की जरूरत होती है, एक हैमर की। तो वो हैमर्स या तो हमारा जो टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो, टोटलिटी पूरी जो होती है वो, दूसरा क्या होता है कि हम मियाजमेटिक, ठीक है। यहाँ पे वैसे साइकोटिक मियाज्म से आप जा सकती हैं, पर आप वहां पे कार्सिनोसिन एक बार यूज करके फिर आप अपना ट्रीटमेंट देना, लेकिन अपने ट्रीटमेंट में भी वो रेमेडी पिक करना जो हॉर्मोन्स पे वर्क करती हो, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। ओके, कुछ और क्वेश्चन है आपका, किसी का? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम, जब पीसीओएस के केसेस रहते हैं हाँ और जी बेटा। मैरिड में, उसके बाद प्रेगनेंसी रहती है फर्स्ट टाइम, हम्म। लेकिन हम्म। ग्रोथ नहीं होती, मतलब 1.5 मंथ बाद यूएसजी करे तो दिखाई देता है कि हार्ट एक्टिविटी नहीं है बेबी की। अच्छा, ये एक ही पेशेंट की बात कर रही हैं आप? हाँ, मेरा एक पेशेंट था कि हम्म। पीसीओएस था, इनफर्टिलिटी थी हम्म। 5 ईयर, लेकिन प्रेगनेंसी रही लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ। फिर उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के पास बाकी टेस्ट करवाए, तो उन्होंने कहा हम्म। कि यूटेरस का जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यू नहीं हो रहा कितनी बार प्रेगनेंसी उनकी डिस्ट्रॉय हुई है? है। एक ही बार, उसके तो बाद फिर तो रही भी नहीं। उसके बाद दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई? कितनी देर हो गई प्रेगनेंसी को, पहली को? मतलब 6 मंथ्स मैंने नेट्रोम्यूर दिया था, उसके बाद उनका प्रेगनेंसी रहा। आफ्टर 1.5 मंथ एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी नहीं रही, उसको अभी 1 साल। नेट्राम्यूर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते रही हो अब? नहीं नहीं, पहले ओके। दिया था, नेट्रोम्योर 6 दिया था। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद पीरियड्स रेगुलर हुए हम्म। और उसके बाद प्रेगनेंसी रही, लेकिन 1.5 मंथ के बाद हार्ट एक्टिविटी नहीं है ऐसे, एक यूएसजी में एक ही दिखा प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हुई है ना बेटा? की हुई, लेकिन मैम उसके बाद प्रेग्नेंट ही नहीं रही वो। मैं वही तो पूछ रही हूँ, कितना देर हो गया उसको डिस्ट्रॉय हुए हुए? 1 साल हो गया अभी। ओके, और वो ट्राई कर रही हैं? कर रही है। ओके, ठीक है। आपने मेडिसिन उसका देखा, ओवुलेशन देखा? ओवुलेशन स्टडी किया था, हाँ। तो वो नॉर्मल है। कितना इक्वल एग का साइज कितना आ रहा है बेटा? 22 माइक्रोमीटर तक वो आ ओके, रहा है। हस्बैंड के देखा है रिपोर्ट्स? हाँ, एक्चुअली दोनों को ट्रीटमेंट चल रहा था। हस्बैंड का ओलिगोस्पर्मिया था, तो उनका भी नॉर्मल है, उसके बाद ही इनको प्रेगनेंसी रही, दोनों को ट्रीटमेंट चल रहा था। हम्म। बेबी की हार्ट एक्टिविटी, एक ही बार प्रेगनेंसी रही, वो भी हार्ट बेटा जब एक्टिविटी नहीं। देखो, एक ही बार प्रेगनेंसी अगर डिस्ट्रॉय होती है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी हर बार होगी ना। वो तो एक ही बार अच्छा, डिस्ट्रॉय हुई है ना, कोई भी रीजन रहा हो, सिंगल टाइम। अगर 3-4 बार डिस्ट्रॉय होती है तब हम उसको पिक कर सकते हैं, ओके। है ना। एक ही बार को हम पिक ही नहीं कर सकते किसी चीज में ना। लेकिन और आफ्टर अगर वन अगर अब नहीं हो रही है प्रेगनेंसी तो रीजन होगा या तो उसके अंदर की लेयर, एंडोमेट्रोसिस का साइज क्या है, थिकनेस कितनी है एंडोमेट्रियम की? 9 mm 11 mm तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा। 11 से आगे तो नहीं जाता। मतलब जा रहा है इतना? हाँ, ओके, वही मुझे तो मतलब रीजन नहीं समझ में आया। एंडोमेट्रियल लेयर ज्यादा हो रही है। आप उसका पल्सेटेला दी है आपने कभी? नहीं, पल्सटीला आप तो नहीं। ठीक है, आप एक बार पल्सेटेला भी देना और मुझे रिपोर्ट्स भेजना मेरे नंबर पर, यस मैम, जरूर। दोनों की, हस्बैंड वाइफ की। यस मैम, और जरूर। नेट्राम्यूर जो होती है ना बेटा, नो डाउट हाँ। के इससे हार्मोनल मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, पर नेट्रोम्यूर से हार्मोन्स ठीक भी हो जाते हैं, पर इजी कंसेप्शन के लिए अच्छी रेमेडी नहीं है। इजी कंसेप्शन अगर करवाना है, कलकेरिया कार्ब एंड बोरेक्स, ओके मैम। है ना, यस मैम। तो ये रेमेडीज देना, ठीक है। ओके। और अगर किसी पेशेंट को बार बार प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो रही है किसी भी वजह करके, कोई भी रीजन है, या बेबी होता है तो डेथ हो जाती है, तो उसके लिए सिम्सिफिगा अच्छी चॉइस है। मर्फी में जाके देखना, सिंगल रेमेडी यस। है सिम्सिफिगा।
मल्टीपल अगर डिस्ट्रॉय हो, आप एक की बात कर रहे हो, उसमें मत यूज करना। एक ही बार हुआ है। हाँ, उसको तो हम ले ही नहीं सकते ना। ओके मैम। ठीक है, मेरा थैंक यू मैम। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, तो हाँ मैम। मुझे, हाँ, मुझे आप भेजना रिपोर्ट्स, हस्बैंड वाइफ की लेटेस्ट वन। यस मैम। ठीक है, दोनों ओवरीज वर्क कर रही है उनकी कि सिंगल ओवरी वर्क कर रही है? नहीं, दोनों कर रही है। ओव्यूलेशन एक में ही हुआ है। राइट। राइट में, तो का आपने, ही दूसरा वाला 16 18 तक जाता ओके, चलो आप मुझे रिपोर्ट्स भेजना एक बार ना। है। यस मैम, करवाती हूँ ठीक है, और भेजती हूँ आपको। हाँ जी। एक कोई मैसेज आ रहा है मुझे, पढ़ के बताओगे मेरे को बच्चा, जी मैम। या जिन्होंने भेजा है प्लीज वही बात करें। हाँ, किसने भेजा है क्वेरी, प्लीज आप पढ़ के बता दीजिए। हेलो। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग डॉक्टर साहब। आई एम डॉक्टर सरनजीत। हाँ जी सरन। हाँ जी। मैम, मेरा एक पेशेंट है, शी इज 28 years ओल्ड, डिवोर्सी है। हाँ, और उनको क्या है उनको? वो डिवोर्सी है। हाँ, और जब से बचपन से उनको, जब फर्स्ट मीनार के जब उनका स्टार्ट हुआ था, तब से उनको पेनफुल पीरियड्स हैं। और वो कहते हैं कि पेन बहुत ज्यादा होता है, और 2 days के लिए ही पीरियड्स आते हैं। हाँ, और सेकेंडली उनको एनल फिशर्स, ब्लीडिंग और ब्लाइंड दोनों ही ऑल्टरनेट करते रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है, बड़ी मेडिसिन दे ली पर उनका पेन नहीं ठीक हो रहा, दोनों ही प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो पा रही हैं उनकी। मतलब ब्लीडिंग उनको 2 दिन के लिए रह रही है? हाँ जी, ब्लीडिंग उनको छोटे होते से ही 2 दिन के लिए रह रही है, और हम्म, पेनफुल रहती है। और यूएसजी में उनका एंडोमेट्राइटिस आया है। कितना लेयर आया, कितना आया थिकनेस? 16-17 के आसपास था उनका, नवंबर में। नवंबर में। और पेनफुल है, अभी मैरिड है? नहीं नहीं, डिवोर्स ही है। डिवोर्सी है, कितने साल हो गए डिवोर्स, और एज कितना है? 28? 28। आई थिंक अभी 1-1.5 year ही हुआ उनको डिवोर्स लिए हुए। कहते बहुत ही रीजन, मतलब आपने रीजन देखा डिवोर्स का क्या रहा है? कुछ उनके हस्बैंड के और उनके आपस में इश्यूज थे, शायद डोमिनेटिंग नेचर के थे उनके हस्बैंड। और मतलब उन्होंने खुल के बताया नहीं है, कहते हम्म, मुझे वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स थी। सरन एक बात सुनो बेटा, हाँ जी मैम। मैंने एक बात बोली है आप लोगों को कि जब भी कोई ऑर्गन इन्वॉल्व होता है पैथोलॉजिकल, हाँ जी। मींस हम होम्योपैथ हैं, ये एलोपैथ नहीं समझ सकते, हाँ कि जी। कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रेस पीछे रहता है, इमोशनल ब्लॉकेज होती है, वो हमारे वीकेस्ट ऑर्गन को कवर कर लेगा। हाँ और जी। जब यूट्रस इन्वॉल्व हो, हम्म। ठीक है, जिसमें पेन रहता है, अब देखो इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से इमोशंस जाएंगे। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेनफुल मेंसुरेशन, मतलब यहाँ पे हमारा वर्सेस इशू है, हाँ जी। मेल वर्सेस फीमेल। हाँ जी। इस लड़की को काउंसलिंग की जरूरत है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, इसको डोमिनेशन लग रही है लड़के की, तुमने बोला है। हाँ जी। हो सकता है डोमिनेशन ना हो, ये डोमिनेट करती हो, या इसके लगने से इसने अपना खराब कर लिया हो। दोनों रीजंस हो सकते हैं, मे क्योंकि बी फीलिंग, बिकॉज वो कहती है कि मैं खुद जाके किसी को अप्रोच नहीं करती। मैंने उसको कहा कि यू शुड गो आउटसाइड, अपने अपने पेरेंट्स के पास है, तो मैंने कहा आपको पार्क जाना चाहिए, यू शुड मेक फ्रेंड्स, यू शुड गो आउटसाइड। तो वो कहती, मैं मेरे को कोई आके बुलाए तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं किसी के पास नहीं जाती बात करने के लिए। तुम उसको सजेस्ट ही क्यों कर रही हो कि तुमको दोस्त बनाने हैं? मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ, कोई इशू नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते, अब मुझे और यही है इससे कि मैं मुझे कोई जंगल प्रॉब्लम रहती थोड़ी हूँ। होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो उसका भी यही इशू होगा, उसको नहीं अच्छे लगते होंगे दोस्त, मेरे से जो बात कर ले वो दोस्त है, ना बात करो सबसे अच्छा है ना? तो हाँ ये जी। हाँ कोई इशू थोड़ी है ना, उसको उसका कंफर्ट लेवल है। जी। ओके। जब भी काउंसलिंग करते हो ना, उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि उसके हिसाब से हमको सजेस्ट करने हैं सजेशंस। हाँ हम जी। अपने हिसाब से थोड़ा कह सकते हैं, तुमको अच्छा लगता होगा दोस्त बनाने, तभी तुम उसको वो कर रही हो, प्रिजुडाइज हो रही होगी, ओके। है ना? हाँ हाँ। उसकी काउंसलिंग मीन्स जो उसके दायरे में है, हाँ जो जी। उसके लिए अप्रोचेबल है, वो चीज उसको सजेस्ट करो बेटा। ओके। यहाँ पर उसके इश्यूज जो मुझे लगता है मी वर्सेस यू इश्यूज है, वो भी मेल और फीमेल के। ओके। ठीक है ना, जैसे तुम बोल रही हो कि उसने बोला है कि डोमिनेशन था, हो सकता है डोमिनेशन ना हो, ये डोमिनेट करती हो, या फिर इसको लग रहा हो हम इंडियंस हैं, हमारा 60-40 का रिलेशन रहता है हस्बैंड से, हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो हाँ जी। अगर वो
60% भी ठीक होगा ना लड़का, हाँ जी, हाँ जी, तो भी इसको लगता होगा वो डोमिनेट करता, वो कहता होगा खाना मांग चाहिए, तो वो कई बार लगता है कि मुझे डोमिनेट कर दिया, अपनी फीलिंग है हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है ऐसे चांसेस हो, तो तुमको ठीक उसकी पहले काउंसलिंग करना ताकि उसका पेन निकले। यहाँ पर जो भी रेमेडी पिक करोगी, ठीक है। वो रेमेडी पिक करना जिसमें हॉर्मोन्स तो साथ में आए हैं, दूसरा क्या है, उसका पेनफुल मेंसुरेशन कवर होता हो। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक दूसरी है, हाँ। बाकी की रेमेडीज छोड़ दो। ओके। एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, तभी उसको एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, दूसरा पेनफुल मेंसुरेशन है, ये दो हाँ सिम्टम्स जी, कवर करने चाहिए उस रेमेडी में। ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये केस रिलैप्स होके आएगा जब जब तक उसका बिहेवियर चेंजेस नहीं आती, तो तुमको वो इमोशन उसको हिट करना है, उसका इमोशन टूटना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। है ना। हाँ जी, इमोशन को तोड़ने का मतलब नहीं है अननेसेसरली सलाह देंगे, मेरे को सलाह देके देखो, मैं नहीं मानती, ठीक है। है ना। हाँ तो जी, सलाह वो देते हैं जो दूसरा मान भी जाए। हाँ अब जी, मैं कौन सी सलाह मानूंगी, जो मेरे मेरे विजन में है, जो मेरे विजन के साथ चलेगी, है ना, बिल्कुल, मैं हाँ वो जी, सलाह मानूंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर किसी का होता है, तुम भी वही सलाह मानोगे जो तुम्हारे दिल को सही लगे, हाँ जो जी, तुम्हारे विजन के अकॉर्डिंग हो, है ना। हम बिल्कुल। सबका ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक तो है। अपने विजन के साथ सलाह मत सजेस्ट मत करो, उसके विजन के हिसाब से देखो। ठीक है। ठीक है, हाँ, मी ठीक। वर्सेस यू का खत्म करोगी ना जब, ये हाँ जी, वर्सेस पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी लाइफ भी अच्छी चलने लगेगी, उसकी तकलीफें भी कम हो जाएगी। नहीं तो अदरवाइज इसको एंडोमेट्रियोसिस के साथ एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप, इवन हाँ जी, हाँ यूटेराइन जी, चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि उसको वो जो पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो भी मुझे कंसर्न हो रहा है उसका। तो मुझे यही था कि कहीं कैंसर में ना कन्वर्ट हो जाए जो ये काम कर रही है। यूट्रस देखा, एंटीवर्टेड है रेट्रोवर्टेड है। अ, अभी मुझे रिपोर्ट ऐसा सच याद नहीं है, नवंबर दिसंबर में देखी थी, और दोबारा मैंने देखी नहीं उसकी रिपोर्ट्स। यहाँ पर भी एक चीज का ध्यान रखना, हाँ जी, अगर यूट्रस रेट्रोवर्टेड आता है तो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहता ही रहता है, उसका उसका प्रेशर वहां जा रहा है, ठीक है जी। वहां पे यूरिन का फ्लो ज्यादा बनेगा जब ठीक। भी रेट्रोवर्टेड यूट्रस होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर ब्लैडर पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। है ना। तो हाँ, ये कॉमन है, ये एनेटमिकल डिसऑर्डर है जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। है ना। तो फिर वहां पे उस चीज को लेके मत चलो। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक ठीक है है। ना, अब वो कॉन्स्टिपेशन, अगर उसको पाइल्स हो रहा है, पाइल्स ऐसे नहीं होता, हाँ उसका जी, पीछे रूट कॉज रहता है कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल, हाँ जी, है, उसको कॉन्स्टिपेशन है। है ना। हाँ तो जी, कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे तुमने डील जरूर करनी है, लेकिन तुम देखना कहीं रेट्रोवर्टेड तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस लेके आते हैं और कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं, ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है जी, मैम। किसी और ने भी एक मैसेज करा हुआ है, नहीं देखना। मैम। ओके बेटा, मानसी देखना बेटा। जी मैम, और एक क्वेरी है। हाँ जी, क्या बोलते दीपाली, हैं ये? आई हैव अ पेशेंट विथ मल्टीपल फाइब्रॉइड, अर्ली मेंसेस, फ्लो नॉर्मल। जिसने भी क्वेरी दी है प्लीज सामने आओ, बोलिए खुद से, क्या नाम है जिन्होंने क्वेरी दी है? दीपाली, दीपाली आईफोन। दीपाली जी, अरे बात करो मेरे से यार, क्वेरी दे के छोड़ के भाग गई है वो मुझे और अकेले एक में। क्वेश्चन है, हाँ। मेनोरेजिया सिंस 3 years एंड इट स्टार्टेड आफ्टर डिलीवरी। हाँ जी, किनकी है वो, बोलो प्रैक्टिकल, बताओ। वृषाली कावड़े। हाँ जी, हाँ जी, बात करो हेलो मेरे मैम, से। मैं डॉक्टर वैशाली बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी बेटा जी। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैडम, वो एक पेशेंट, हाँ एक पेशेंट है, अभी कल ही आई है मेरे पास, मैंने हिस्ट्री ली है, उसकी पूरी डिटेल में तो होनी है, बट उसको मेनोरेजिया है 3 साल से, और उसका बच्चा 3 साल का है। जब से डिलीवरी हुई तब से उसको मेनोरेजिया है। मीन्स डेली मेनोरेजिया के मतलब? उसको 7-8 पैड्स लगते हैं, बहुत क्लॉट्स जाते हैं। हेवी मेनोरेजिया ब्लीडिंग मतलब होती है हाई मीन्स ब्लीडिंग, उसकी हैवी ड्यूरेशन। ब्लीडिंग ना। तो मतलब आफ्टर डिलीवरी हाँ हैवी हाँ, ब्लीडिंग हेवी हो रही है। ब्लीडिंग होती है उसकी। हाँ, आपने क्या रेमडीज दी हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं मैडम, अभी केस लिया है मैंने, बट अभी फुल केस नहीं हुई है, एक्चुअली कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनके यहाँ पे, तो पूरा हम्म। तो अभी लेके टोटालिटी बनाई नहीं, मैं एनालाइज करके उसको मेडिसिन दूंगी। लेकिन इसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आफ्टर डिलीवरी ये चल रहा है उसका,
और उसको थोड़ा सा ना जॉब का, वो एमई हुई है, उसका मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हुआ है, तो वो वही सोच रही है हम्म। कि मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं अभी बच्चे के साथ लगी हुई। बट वो तो अभी है उसका थॉट प्रोसेस। डिलीवरी के बाद तो हम्म। ऐसे नहीं था, ऐसे कुछ। तो वो वाला वो रूब्रिक कंसिडर करना पड़ेगा कि आफ्टर डिलीवरी उसको हेवी मेंसेस हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा राजे, अच्छा। है ना। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि प्रेगनेंसी ओके। में E3 काम करता है, स्ट्रॉयल काम कर रहा है ना। और हो हाँ सकता हाँ है कि हाँ मैडम। उसका वो डाउन ही ना गया हो, उसके आप थायराइड्स ओके भी ओके चेक ओके। करवाना, उसके हार्मोनल स्टडी भी करवाना। ठीक है। और साथ में एक चीज हाँ, और, आप मैंने कल बहुत सारे आएगी तो उसकी पेशेंट्स, पूरी डिटेल देख। एक चीज और बताती हूँ, बड़ी कॉमन सी हाँ चीजें हैं मैडम। जो हम स्किप कर जाते हैं ना। आवाज। हाँ हेलो, हाँ गेटिंग मी मैडम। और नॉट? हाँ हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हाँ जी। एक छोटी छोटी हाँ चीजें, यस 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 मैडम सुन रही हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं हाँ जो हम बोलिए। स्किप करते हैं। कई बार होता है कि हमने केस पूरा ले लिया और हम सही जा रहे हैं, छोटी सी चीज हम स्किप कर गए। जैसे कि मैंने कुछ केसेस में देखा है, हाँ मैडम। जब प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के बाद साथ के साथ कॉपर्टी रखवा लेते हैं लोग 2-4 महीने बाद। और हाँ कई बार हाँ हाँ हाँ, नहीं कॉपर्टी ऐसे तो कुछ रखने के इशू नहीं है, बाद मैंने मेनोरेजिया डॉक्टर को स्टार्ट हो नहीं जाता बोल है। रहे थे। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, वो होता है होता है। हाँ, और कॉपर्टी रखने के हेलो, हाँ बाद, नेटवर्क इशू है थोड़ा मैडम। हाँ जी। हाँ मानसी हाँ आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ मैडम। जी जी मैम। ओके। तो कई बार क्या होता है कि हाँ आ रही है हम मैडम, जब आ रही है। जब प्रॉपर्टी लिखवाते हैं उसके बाद भी हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी कई बार हम एक आउटर इंस्ट्रूमेंट हाँ हमारी हाँ बॉडी हाँ, के बट अंदर उसका जाता है कुछ ना, तो ऐसे। उस वजह से भी इश्यू आता है, तो उनको रिमूव करवा दो, सेट हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो तो, वो डलवाई नहीं उसमें, कॉपर टिल डलवाई नहीं। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ हेलो। रही है जी। हाँ नहीं, कॉपर टी का इशू नहीं है मैडम, तो कॉपर ठीक टी है, नहीं डलवाई है उन्होंने। आप अब सिर्फ उनके देखती हूँ अभी सिम्टम कुछ लो। रिपोर्ट्स। हाँ कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप ठीक है सिम्टम मैम, लीजिए, ठीक है। ट्रीट कीजिए। अगर कुछ भी लगता है तो आप एक बार मेरे से भी कंसल्ट करके देख लेना, हो सकता है कुछ मिले ओके आगे, है ना। मैडम। ओके जी। हाँ जी, किसी और का भी मानसी आया ओके हुआ था ओके बेटा? मैडम। हाँ, आदित्य करके कोई है। मैम हाँ प्लीज जी। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर गायनेकोमेस्टिया इन जनरल। अगर तो ये बॉयज में है तो हमें उनमें देखना पड़ेगा एस्ट्रोजन लेवल कितना ज्यादा है। और अगर ये मेल्स में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया हुआ है, तो वहां पे अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो हमको उनके हिसाब से। और अगर गर्ल्स में है, ब्रेस्ट की इलार्जमेंट है, तो चिमाफिला एक अच्छी रेमेडी है जिससे ग्रोथ भी रुकती है जल्दी और डाउन भी जाती है। कोनियम को आप इंटरक्रंट यूज कर सकते हो बीच बीच में। फीमेल का बता रही हूँ मैं मेल्स का नहीं बता रही। मेल्स में हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा और क्या चेंजेस आ रही हैं उनमें। गर्ल्स के लिए बता रही हूँ, कोनियम इंटरक्रंट यूज करना और चिमाफिला इन 30 रेगुलर यूज करना। 1 2 4 डोजेस से काम नहीं चलता, 1 2 दिन से काम नहीं चलता। मैं 3 4 महीने की बात कर रही हूँ, मोर देन 4 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट रिकवर हो जाएगा आपका। हाँ जी, कुछ और सवाल? मैम एक और मेरी पेशेंट है, 10th स्टैंडर्ड में है वो। उसको हाँ जी। मेनोरेजिया हो रहा है, मतलब हैवी ब्लीडिंग होती है, या तो ब्लीडिंग जल्दी होती नहीं है, मतलब 2 3 मंथ में होती है, लेकिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। और हम्म। यूएसडी मैंने कराया था उस लड़की का, तो उसका एंडोमेट्रियम 12 12 mm है। तो हम्म। उसको मैंने मैम, उसके घर पे का मतलब वातावरण ऐसा है कि थोड़ी उसकी हाई वेट ज्यादा है, तो उसको लेके हम्म। ये मत खा वो मत खा, पढ़ाई कर, ये बहुत चल रहा है अभी। अभी एग्जाम है, 10th के चल रहे हैं, तो वैसे भी वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो रोक टोक कितनी एज बहुत है। कितनी है उसकी? 10th स्टैंडर्ड में है, तो आई थिंक 14 15 होगी। और ये मैं कब से है हैवी ब्लीडिंग उसको? अभी 3 मंथ से जो ब्लीडिंग हो रही है वो हैवी हैवी ब्लीडिंग होती है, मतलब उससे कंटिन्यूस पहले नहीं आप थी? उससे बोलेंगे। पहले नॉर्मल था? उससे पहले नॉर्मल भी नहीं था, मतलब यार 2 3 महीने आएगा भी नहीं, अभी हार्डली 2 या 3 ही मेंसेस आए हैं। मिनारकी मिनारकी कब से है? मिनारकी कितनी देर पहले हुई है? छह मेनार्की महीने हुई?
6 महीने पहले, यस। तो कलकेरिया फॉस दीजिए ना। ओके। कलकेरिया फॉस एक ऐसी रेमेडी है, मिनार्की हम्म। से जो भी ब्लीडिंग सही नहीं आ रही, किसी लड़की को अपसेट हो रही है, ज्यादा कम रुक रुक के कोई भी इशू हो, तो कलकेरिया फॉस बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन इन हाइपोटेंसी 200 में एक दो डोज दीजिए, देन वेट फॉर सम टाइम, फिर दोबारा हिट कीजिए कलकेरिया फॉस से। ओके। ठीक है। या, थैंक यू मैम। ओके जी। कोई और सवाल? मैडम एक लेडी है 23 to 24 फीमेल है। हाँ, तो उसका इरेगुलर मेंसेस है। तो मेंटल स्ट्रेस में तो कुछ मिला नहीं, थायराइड वगैरह भी नॉर्मल है। और उसका कि शी बिलोंग्स टू मतलब जो अपने मुस्लिम भाई है ना, उनकी कम्युनिटी से बिलोंग है। तो उनमें क्या है कि वही मोहल्ले से निकल रहे, तो उसकी अम्मी वगैरह बोल रही कि बाजू वाले को पूछना क्यों लेके जा रहे लड़की को अस्पताल वगैरह, इस हिसाब से वो उसको लेके भी नहीं आते। तो उसको पल्सीडिला, डेट्रामोर, गॉसिपियम वगैरह सब ट्राई किया। नहीं, तुमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया बेटा? हाँ, अल्ट्रासाउंड भी किया है उसका। क्या आया उसमें? उसमें मैडम उसमें तो पीसीओएस बोला गया है उसमें। तो फिर पीसीओएस का इलाज करो ना। हाँ हाँ। पीसीओएस इज द बिगेस्ट रीजन कि आपको डिस्टर्ब यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर मेंसेस के लिए बिगेस्ट रीजन है। आप पीसीओएस का इलाज कीजिए, अच्छा। है ना। अब ये देखो, पीसीओएस का इलाज करते हुए भी ध्यान रखना, हाँ। पीसीओएस के भी रीजंस रहते हैं। हम्म ठीक है, मोटापा हुआ, हाँ। हॉर्मोन्स हैं, हम्म। ठीक है, नॉर्मल हॉर्मोन्स, हाँ। इंसुलिन का इशू आया, चेक हम्म। करवाना पड़ेगा तुमको। इंसुलिन हार्मोन चेक करवाना, बाकी के हार्मोन्स भी करवा के इंसुलिन भी देखना। या अगर नहीं करवाना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका इंसुलिन बढ़ रहा है या दूसरे हार्मोन्स की इशू आ रहा है, या सिर्फ मोटापा है, या लाइफस्टाइल इशू है इसका। बराबर है। अगर पीसीओएस आया तो आप पीसीओएस का इलाज कीजिए, फिर उसके बाद उसको देखना, ब्लीडिंग अपने आप नॉर्मल हो जानी है। मैडम मीन्स अमेनोरिया है मैडम, उसको 6 to 8 month। मेनोरेजिया मतलब हैवी ब्लीडिंग। अमेनोरिया, अमेनोरिया, नॉट एमिनोरिया है मीन्स ना, कि अमेनोरिया। एमिनोरिया, और साथ में पीसीओएस भी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं, पीसीओएस का ट्रीटमेंट करो। हम्म। ठीक है। हेलो। हाँ मैडम, हाँ पीसीओएस में जी। मतलब क्या थिंक करूँ मैम? हाँ जी। पीसीओएस में क्या थिंक करूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल भी दिया, माइंड लेवल पे दिया उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाने की जरूरत ही नहीं है बेटू। हाँ। पीसीओएस में क्या आ रहा है उसके, क्या आ रहा है? पीसीओएस लिखा, बायलेटरल पीसीओडी है, या उसके कोई सिस्ट बन गई हुई है? बायलैटरल पीसीओ। हाँ, तो फिर रेमडीज वो वाली पिक कीजिए, प्लेडियम है, सीपिया है, कलकेरिया है, पल्सिटेला है, रेमडीज ही वो पिक कीजिए ओके ओके। जो बायलेटरल पीसीओएस में ओवरी 3x में यूज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। चल। हाँ जी, थैंक अच्छा मैडम, तारिक जुबैर, लाहौर पाकिस्तान से। हाँ जैसे जी। आप फरमा रही हैं प्लेडियम, पल्सटीला, इसी किस्म की मेडिसिन, तो आमतौर से पीसीओएस तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फाइब्राइड जो है ना, ये ठीक नहीं होते, यूट्राइन। इनके लिए कोई आप कोई नियर स्पेसिफिक, ऑल दो देर इज नो स्पेसिफिक इन होम्योपैथी, बट clinical experiences you may share, और एक 25 years old पेशेंट, उसके विदाउट एनी एटियोलॉजी, विदाउट एनी काज, उसको 4-5 मंथ मेंसेस नहीं आते, तो दोनों केसेस में फरमाइए मैम, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। देखिए, आपका पहला सवाल था कि फाइब्राइड्स, फाइब्राइड्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है होम्योपैथिकली। ठीक है। मेरा जी अगला, जी। जो हमारी पेड क्लासेस जाती हैं मेरे ग्रुप की डेयर की, तो हम नेक्स्ट मंथ हम कोशिश करेंगे पीसीओएस और फाइब्राइड्स के ऊपर पेड क्लासेस रखें। उसमें तो प्रॉपर मैं मैं समझाऊंगी सब कुछ के फाइब्राइड्स वगैरह को किस तरह से डील करते हैं। अदरवाइज अगर फाइब्राइड है मरीज को, तो वो बहुत अच्छे से हम होम्योपैथ उनको डील करते हैं। वो सर्जिकल इशू नहीं रहता है। हमारे तो सर्जरी वाले भी बोल देते हैं कि फाइब्राइड है यार, तो होम्योपैथी ले लो। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कौन सी एज में है, रीजन क्या, नल्लीपेरस यूट्रस में ज्यादा फाइब्राइड्स बनते हैं, मीनोपॉजल एज में जाके बन सकते हैं। जी ठीक है, जी। तो हमको मालूम होना चाहिए कि क्या रीजंस आ रहे हैं।
ठीक है, एक तो ये। ठीक है। दूसरा आपने बोला है कि विदाउट एनी एटियोलॉजी, आपने उसके सारे कॉजेज चेक करे। कितनी उम्र है उस बच्ची की जिसको 4-5 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं? 25। 25। क्या क्या आपने चेक करा उसका कि नहीं आ रहे पीरियड्स? उसको कहा था कि करवाओ अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ, पता चले क्योंकि फाइब्राइड है, पीसीओडी है, क्या है। लेकिन नहीं, बाज औकात लोग, तो फिर मैंने सोचा कि माइंड मेथड की तरफ ही जाऊं, कि फियर ऑफ लाइट की तरफ जाऊं, उस तरफ से फिर देखो इस केस को। तो नहीं देखिए, अभी तो माइंड के जी बारे में जी अगर पूछना है तो आप लियाकत भाई से बात कर सकते हैं, डॉक्टर नीलम से बात कर सकते हैं। अदरवाइज 25 साल की उम्र में फाइब्रॉइड के चांसेस कम रहते हैं, पीसीओएस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और अगर वो बच्ची नहीं करवा रही है तो आप पीसीएस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, विदाउट ये कंसिडरेशन के हमने यूएसजी करवाया या नहीं करवाया, इसके बिना भी हम जान सकते हैं। हमारे पुराने जो डॉक्टर होते थे ना, बुजुर्ग, मेरे जो जी जी। टीचर हैं डॉक्टर कोचर, हमने नहीं देखा उनको कई बार ये चेक करवाते हुए। वो सीधा बोलते थे ये कारण है, ये हुआ, चेक करवा के देख लेना तुम। तो डायग्नोज आपके अच्छा। अंदर होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। मैं डायग्नोसिस जल्दी नहीं करवाती, मैं बहुत कम डायग्नोसिस ये टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आना होता है उनका, वो या आप लोगों को शेयर करनी होती है हमने रिपोर्ट्स, है ना, ताकि जी जी कॉन्फिडेंस जागे। तब हम आजकल करवाने लगे, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक हॉस्पिटल को बिलोंग करती हूँ, वहां पे एक बना हुआ है कि आपको टेस्ट करवाने ही है तो ये देना ही है काम, तब हम करवाते हैं। अदरवाइज हमको पता होता है हर डॉक्टर को कि ये रीजन है। अगर इंसुलिन बढ़ा है तो उसकी ओबेसिटी होगी, तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे कालापन, यहाँ पे आ जाएगा, डार्क लाइंस आ जी जाएंगी, जी। तो पता है ये इंसुलिन का सिम्टम है। तो वो सिम्टम पिक कीजिए, वो मेडिसिन पिक कीजिए जो वहां पे भी काम करे। अगर ओबेसिटी की वजह से है तो हम वो मेडिसिन पिक करेंगे जो ओबेसिटी भी करे कवर, और आपका पीसीओएस भी कवर करे, जैसे कलकेरिया है। ठीक है, और अगर पीसीओएस आपके कर्व्स भी नहीं बने जब से आपका मीनार की स्टार्ट हुआ है, फ्लैट बॉडी जा रही है, तो सीपिया जा सकती है, लाइकोपोडियम भी जा सकती है वहां पे, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो आप अपना पीसीओएस का चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपका मरीज सही नहीं करवा के लेके आता, कोई आपका कंसीडर नहीं करता किसी एग्जामिनेशन को, तो आपको पता लग जाए। बिल्कुल ठीक है। मानसी देखना, एक और मैसेज सा फ्लोट हुआ है। ये क्या लिखा है? मैडम विच बुक टू रीड, प्लीज एक्सप्लेन इफ पॉसिबल। किस चीज के लिए आप कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर? मैडम दुर्गा सिंह यादव बोल रहा हूँ। हाँ मैडम जी, बोलिए मतलब बेटा। एज पर मटर मेडिका है तो बाकी भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और क्या रीड करना चाहिए एज पर यूर मोस्ट एक्सपीरियंस। देखिए मैं तो हम तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बहुत पढ़ते थे हाँ जब कॉलेज में थे। मटीरिया मेडिका बहुत पढ़ी है, ये बोरिक, मर्फी, एलन की नोट, हाँ है ना। हाँ जी हाँ जी, तो बस यही चीजें, यही पढ़ते थे, यही आगे बच्चों को पढ़ाते थे, तो वो कंठस्थ हो चुकी हैं अब तक तो, कि किसमें क्या है ना। बराबर। थैंक जब भी आप पढ़ते हो ना, जैसे आप अपने स्वभाव के अनुसार पढ़िए बुक को, ऐसे पीछे मत लगना कभी किसी के, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग। अगर आपको समझ आता है पैथोलॉजी तो आप उसमें घुसो, अगर आपको माइंड समझ में आता तो उसमें एक्सपर्ट बनिए ना, बराबर। है ना, तो उसमें एक्सपर्ट बनिए। लेकिन अगर आपको ये जाना है, पैथोलॉजीज में जाना है, तो ही आप इसमें जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वेस्ट करोगे अपना टाइम, मरीज भी खराब हो जाते हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी। अगर आपका अच्छा है माइंड में तो कोई बात नहीं, उधर जाइए। हाँ, ये पता हम्म। होना चाहिए, मेरे को माइंड पता है, मैं माइंड करती नहीं हूँ, मुझे एक्सप्रेशन नहीं है वो मेरा, लेकिन आई नो के माइंड काम होता है वहां पे, माइंड में भी। मैं डॉक्टर बराबर। संकरन को फॉलो करती हूँ, है ना। मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे क्लासिफिकेशंस होती हैं। मुझसे कोई बात करेगा तो मुझे पता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, पर मैं वो, मेरा उसमें एक्सप्रेशन नहीं है, बराबर। एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। एक्सप्रेस तो मैं अपने वाले ही कर पाऊंगी ना, जो जिसमें मेरी समझ ज्यादा होगी। तो इसलिए जो हम्म। आपका है वो आप कीजिए, बाकी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे पास, कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। अगर मुझे पंजाब से दिल्ली जाना तो एक रूट नहीं है, रास्ते में किसान मोर्चा है भाई, दूसरी तरफ से भी जाया जा सकता है ना। बराबर।
तो वी शुड नो दैट के अदर वेज क्या है, जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सके। बराबर। अच्छा जी मैडम, सवाल आए, लगा के लोग हाँ। जानना चाहते हैं। नहीं अच्छा है लगा। ना, अच्छा है ना बेटा, डिमांड आती है पब्लिक। मैं तो बताया था तेरे को लास्ट टाइम भी, ये लोग बोलते हैं कि प्रमिला मैडम को लाओगे। सभी जी चीजों में मानसी, लोग दिलचस्पी लेते हो, अच्छा है। हाँ? पता होना चाहिए, चलो। सारी चीजें, सारे रास्ते पता होने चाहिए। कीजिए आप वही जो आपको अच्छे से समझ आए, जिसको आप अच्छे बिल्कुल से एक्सप्रेस कर पाओ, बस। सही, सारी लाइन अच्छी होती हैं। बिल्कुल, यस। मानसी बस हो गया बेटा, और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं। गया मानसी मैडम, गया। मानसी बस बीच ये में से अच्छा। चली गई थी। डॉक्टर लियाकत सर, यू डूइंग ब्रिलियंट, इतने इतने थैंक यू। आला तो जहनों को भाई इकट्ठा कर दिया। तारिक भाई, आप ही दिन आई भाई, एम so grateful to you. Thank you very एनी much. डे, एनी डे। Thank you. Thank you. मैं देखता हूँ सर। Thank you very much. थैंक यू। चले। चलिए मानसी, हो गया बेटा सब जी जी हेलो, क्वेश्चंस पूरे? जी मैडम। एक आखरी लियाकत सर, हाँ बोलो। तर वाढदिवसाच्या जन्मदिन की सभी अरे हिंदी भाषी काफी है, जन्मदिन की काफी काफी हार्दिक शुभेच्छा। आने वाला पल आपके थैंक यू, लिए दीन दुगनी थैंक यू, सो थैंक यू, ऐसा ही थैंक आपसे यू, होम्योपैथी पढ़ाई जाए, ऊपर वाला आपको हर थैंक यू, खुशी दे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कल सर। था दुर्गा मेरा बर्थडे, थैंक यू। हाँ बर्थडे सर, मैं बर्थडे आपको सॉरी का फोन बेटा, किया था। कल था। फोन। ठीक है बेटा मानसी, थैंक यू दुर्गा। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू Pramila madam for a थैंक यू wonderful, जी। आप informative सबका and भी practical session. Thank you on behalf of Ignited Minds by PHF. Thank you Liaquat sir, and thank you all the audience. Thank you my team PHF. Thank you everyone. Have a good day. थैंक थैंक यू यू बेटा। बेटा, बाय बाय। बाय पम्मी, बाय मानसी बेटा। बाय बाय बाय। Bye. Bye।